नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? क्या तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर है? जैसा कि अभी तक रिपोर्ट सामने आई है कि बच्चों के लिए ये तीसरी लहर ज्यादा घातक होगी। वायरस के इस डेंजर जोन में आखिर किस उम्र के बच्चे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे लेकर आपके मन में भी कई संशय होंगे। आप भी चिंतित होंगे अपने नौनिहालों को लेकर। इसी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ पेरेंट्स भी ये कहा जाए उनके भी मन में सवाल हैं, वो भी चिंतित हैं। अब इस मुद्दे पर एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई जिसमें इन सभी आशंकाओं को नकारा गया। सवाल ये कि माता पिता के लिए ये कितनी राहत भरी खबर है? क्या बच्चों से कोरोना का खतरा टल गया? अगर नहीं तो आने वाली चुनौतियों के लिए आखिर कैसे तैयार रहा जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज आप पा सकेंगे न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में मेडिकल एक्सपर्ट से के जरिए। उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर बड़ा खतरा है? जवाब है नहीं। पेरेंट्स बिल्कुल परेशान ना हो। तो वायरस ने 1.5 साल में नए वेरिएंट्स भी आए हैं, लेकिन बच्चों में कोई उसमें चेंज नहीं आया। तो आगे जाके भी ये ऐसा लगता नहीं कि बच्चों में ज्यादा सीरियस इलनेस होगी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने जो बात कुछ दिन पहले कही थी, उस पर मेडिकल साइंस की प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट ने भी मुहर लगा दी है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित होंगे। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि थर्ड वेव इंडिया में आएगी, और थर्ड वेव का बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा ये अभी तक हमारे पास कोई स्टडी इस तरीके की प्रॉपर स्टडी नहीं है। लेकिन जो भी स्टडी यूके या यूएस में हुई है उसमें ये देखा गया है कि बच्चों पे कोविड का बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। उनके जो सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सिम्टम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई सीवियर इफ़ेक्ट उनका बच्चों पे नहीं देखा गया। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कहर युवाओं पर टूटा। इसी के बाद आशंका जताई जाने लगी थी कि तीसरी लहर बच्चों पर कहर बनकर टूटेगी। इस बात को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट के साथ पेरेंट्स का भी मन अभी भी आशंकित बना हुआ है। ऐसे में लैंसेट की ताजा रिपोर्ट राहत देने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया, तीसरी लहर में बच्चों पर गंभीर खतरा नहीं है। बच्चों की बीमारी के गंभीर लक्षण की आशंका कम है। जो बच्चे कोरोना से संक्रमित होंगे उनमें से 5% से भी कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आएगी। वहीं कोरोना से संक्रमित बच्चों की मृत्यु दर 2% तक हो सकती है। जिन बच्चों को मधुमेह, कैंसर, कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी है उन्हीं बच्चों पर ज्यादा खतरा है। यानी जो बच्चे सामान्य हैं उन पर कोरोना का कोई खतरा नहीं। लैंसेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स ने देश के प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञों के एक एक्सपर्ट ग्रुप के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में वैसे ही लक्षण मिले हैं जैसे दुनिया के दूसरे देश के बच्चों में। अधिकतर बच्चों को बुखार और सांस संबंधी परेशानी आई। इसके अलावा हैजा, उल्टी और पेट दर्द के भी लक्षण मिले। मेडिकल एक्सपर्ट ने कोरोना संक्रमण के बाद 10 अस्पतालों में भर्ती 10 साल से कम उम्र के 2600 बच्चों के क्लिनिकल आंकड़ों का एनालिसिस करके इस रिपोर्ट को तैयार किया। लैंसेट की स्टडी का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया में सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, और अगर आती है तो हमारी सरकार इसके लिए प्रिपेयर है। इसके लिए अब की बार हम प्रिपेयर हैं, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा आपकी हमने तैयारी कर रखी है इसके बारे में। सवाल यह है, क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी भी या नहीं? क्या बच्चों से खतरा पूरी तरह टल गया है? अपने बच्चे को संक्रमण से कैसे बचाएं? कोरोना को कैसे पहचानें? क्या सावधानी बरतें? इसे समझना और अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि बात आपके बच्चों की है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये वो नई रिपोर्ट है जिससे कहा जा सकता है कि लोगों को एक उम्मीद जरूर जागी है, थोड़ी राहत जरूर है, खासतौर से उनके बच्चों को लेकर। मेरे साथ में 3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का पैनल है जो आपके तमाम जो मन के सवाल हैं उनके जवाब आपको उनसे मिल सकेंगे। डॉक्टर LK भारती इस समय मेरे साथ में है, डॉक्टर मनोज कुमार है और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी है। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर LK भारती, सबसे पहला सवाल आप ही से कि लोगों के मन में डर था कि भाई जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरा है, और ऐसे में बच्चों के लिए ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन अब ये जो नई रिपोर्ट आई है ये कितनी आप इसको राहत वाली मानते हैं? देखिए नैना जी,
मैंने पहले भी आपके चैनल से कहा था कि ये बच्चों में जो अभी तक देखा गया, जो भी डेटा आए हैं, उससे बच्चों में कोई बहुत सीरियस इन्फेक्शन होने का चांस कम है। बच्चे में जो भी इन्फेक्टेड बच्चे होते हैं उसमें या तो सिम्टोम एसिम्टोमेटिक होते हैं, बिल्कुल सिम्टम नहीं होते हैं, या माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं, वो घर पे ठीक हो जाते हैं। जो माइल्ड सिम्टम होते हैं उसमें लूज मोशन हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, या डायरिया वॉमिटिंग हो सकता है, और कोई खास जो है सो जिसमें हम सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है। वही डेटा अभी जो लैंसेट में आया है, जिसमें कि इंडिया के एक्सपर्ट और सारे मिल करके निकाले, उसमें सेम चीज है। तो हमें बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमें सतर्कता में कमी नहीं करनी है। हमें जो है तो इम्यूनाइजेशन में कमी नहीं करना है। जो भी एलिजिबल पर्सन है उसको इम्यूनाइजेशन जरूर करना है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें भूलना नहीं है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलेंगे तो डेफिनेटली थर्ड लहर में भी आएगा और किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। वो बच्चे हों, बूढ़े हों, एडल्ट हों, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये खतरा ज़रूर बच्चों के लिहाज से कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि खतरा बिल्कुल नहीं होगा। ज़रा सी लापरवाही बच्चों पर इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी। लेकिन डॉक्टर मनोज, फिर आखिर ये भी था कि जो बच्चे हैं, खासतौर से एक मिडिल एज वाले बच्चे हैं, उनको ज़्यादा खतरा रहने वाला है। अब आखिर किस तरह के खतरे को, इस रिपोर्ट को कैसे हम समझें, किस एज के बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि रिपोर्ट तो आई है, बट रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा मत आपको विश्वास करना चाहिए। ठीक है, 2600 हॉस्पिटलाइज पेशेंट पे का डेटा है, और ये जो कोविड-19 लैंसेट कोविड-19 जो फोर्स है, इंडिया टास्क फोर्स है, उसकी रिपोर्ट है। उन्होंने माना है कि 10 साल के बच्चों तक में जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट है ये 2.4% होगी। बट आप यही देखिए, थोड़े दिन पहले 25 मई को लैंसेट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने बोला था 8 स्टेप्स लेने हैं जिससे कि रिसर्जेंस ऑफ जो कोविड केसेज हैं इंडिया में ना हो। तो मुझे लगता है कि अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, और जो भी मोर्टेलिटी हुई है उसमें 40% जो मोर्टेलिटी है वो उन लोगों में है जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी थी। तो मेरा मानना यह है कि आप इस डेटा को थोड़ा सा सुकून देने वाला है, लेकिन इससे बिल्कुल बैठ जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों में संक्रमण होगा। 2.4% मोर्टेलिटी भी काफी हाई मोर्टेलिटी है। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, और वैक्सीनेशन जो है जल्द से जल्द बच्चों को उपलब्ध होना चाहिए। अगर फाइजर की वैक्सीन आ जाती है या कोवैक्सीन का जो ट्रायल है बच्चों में वो कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्सीन से प्रोटेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर मनोज जी, सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें अलग अलग दावे होते हैं, और लेकिन आखिर किसे माना जाए, किसे समझा जाए, किसको ध्यान में रखते हुए अलर्ट रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बार बार कोई रिपोर्ट आती है और एक रिपोर्ट पे बेस्ड होकर हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो एक SIR मॉडल जिसको बोलते हैं, ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड मॉडल, उसके आधार पे हमने माना है कि थर्ड वेव जो होगा वो आएगा, जो अक्टूबर नवंबर में इसका पीक होगा, बच्चों का पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड होगा। तो हमें अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी चाहिए। खास करके जैसे इस स्टडी में 4 स्टेट, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली के बच्चों को शामिल किया गया। तो एक रिपोर्ट है, एक सपोर्टिव एविडेंस है कि हो सकता है कि ये इतनी भयानक ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपनी तैयारी इस केवल सिंगल रिपोर्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं, क्योंकि इसके पहले भी जो रिपोर्ट्स आई उसमें स्पष्ट कहा गया और विदेशों में भी इस बात पर जोर दिया गया, और यही वजह है कि विदेशों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया गया। हालांकि भारत में अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बच्चों का संक्रमण, अगर हम अभी इस थर्ड वेव का इंतजार भी करें, ये भी कहा जा रहा है तैयारी है, लेकिन हाल ही में हमने महाराष्ट्र में भी इस तरह के मामले देखे थे जहां पर एक ही स्कूल के कई बच्चे संक्रमित हो गए, कई जगहों पर इस तरह के सिम्टम्स नजर भी आए छोटे छोटे बच्चों में। तो कई बार तो ये भी मन में आता है कि कहीं तीसरी लहर का अभी हम सामना तो नहीं कर रहे, हो सकता है अभी हम तीसरी वेव में हैं।
देखिए, फिलहाल जिस तरह से अभी पॉजिटिविटी रेट सभी प्रदेशों में अब धीरे धीरे कम हो रहा है और जिस तरह से हम हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी अब कम देख रहे हैं, उनसे जरूर ऐसा लग रहा है कि हम दूसरी लहर की में नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। अभी तीसरी लहर का अंदेशा नहीं दिखाई देता है कि हम तीसरी लहर में पहुंच गए हैं या आगाज हो गया, उसका ऐसा नहीं लगता है। और वहीं जो डॉक्टर मनोज ने कहा है, मैं उनकी बात से काफी इत्तेफाक रखती हूँ कि हमें जरूरत है एहतियात रखने की, हमें जरूरत है तैयारी की। देखिए, अगर हम एक तरफ स्टडी है और एक तरफ कुछ जमीनी हकीकतें हैं जिनकी तरफ भी हमारा ध्यान होना जरूरी है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में 40% जो हमारी जनता है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर आप यूएस यूके की बात करें तो वहाँ 20% जो है बच्चे हैं 18 साल से जो छोटे हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो बच्चों की है। दूसरी बात हमें ये भी देखनी होगी कि जिस तरह की स्टडीज अभी ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसी कंट्रीज से सामने आ रही है जहाँ बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर आप वहां देखें तो जहां जहां भी जनसंख्या का घनत्व है, जहां क्राउडिंग हो रखी है, जहां लोगों के घर में आइसोलेशन की सुविधाएं नहीं है, जहां बड़े बुजुर्ग जब पॉजिटिव आते हैं तो बच्चों को हम अलग नहीं कर पाते, सेग्रीगेट नहीं कर पाते, वहां हमने संक्रमण बच्चों में ज्यादा होते देखा है। तो हमारे जो क्राउडेड एरियाज हैं, हमारे जो ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, हमें वहां जो बड़े लोग हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन देनी चाहिए ताकि वहां हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि बच्चे कैरियर होते हैं, ये स्टडीज तो साफ तौर से बता चुकी हैं। तीसरी चीज इन स्टडीज से जो और सामने आई वो ये भी है कि बच्चों में, क्योंकि हम ये मान के ही चलते हैं कि माइल्ड इन्फेक्शन है, उनको ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता, तो कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों को बुखार होने पे डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करते हैं। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स वेट करते हैं, अगर बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब होती है तब वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं और तब जो है डायग्नोसिस बन पाती है। तो ये स्टडीज से उभर करके सामने आया कि हमें लोगों को एजुकेट करना है। चाहे माइल्ड केसेस हो रहे हैं बच्चों में, मॉडरेट केसेस हो रहे हैं, घर पे मैनेज हो सकते हैं आसानी से, लेकिन पेरेंट्स को आगाह होना जरूरी है कि क्या। लेकिन डॉक्टर स्वाति, आप अपना जवाब पूरा करें, इसी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मौसम में जब बदलाव होता है तब हम देखते हैं कि बच्चों में कुछ सिम्टम्स या फिर जो एक मौसमी बीमारियां जरूर होती हैं, कभी उनको फीवर होगा या फिर सर्दी जुकाम होगा। फिर इस चीज को कैसे समझा जाएगा, क्योंकि उसे एक सामान्य मौसम में बदलाव मानते हुए घर पे जो घरेलू उपचार है पेरेंट्स उसको तवज्जो देते हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात, अगर आप महामारी के समय में, जैसे अभी हम सेकेंड वेव के समय में, ऐसे समय में हम जरूर ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को भी बुखार हो रहा है, घर में भी कोई पॉजिटिव पेशेंट है, तो फिर हमें पहले यही मान के चलना चाहिए कि बच्चे को कोरोना होने की संभावनाएं ज्यादा है और ऐसे में हमें टेस्ट कराना चाहिए, हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चाहे ये सही है कि हमें शुरुआत में कोई ऐसी एंटीवायरल देने की बच्चों को जरूरत नहीं होती, हम मामूली पैरासिटामोल और मल्टीविटामिन वगैरह या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि बच्चे को कोरोना है या नहीं है, तो उससे जो हमारे डेंजर साइंस हैं, उससे जो हमारा एक सतर्कता का लेवल है वो बहुत फर्क हो जाता है और पेरेंट्स भी आगाह हो जाते हैं कि हमें किस तरह की प्रिकॉशंस घर में रखने की जरूरत है। तो पहली चीज है ये। दूसरी चीज ये है कि अभी तो हमारे स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेजेस नहीं खुले हैं, लेकिन जैसे जैसे अब हम धीरे धीरे कम होंगे केसेस और हमारी ये सब चीजें खुलेंगी, तब हमारा अलर्ट लेवल हाई होना बहुत जरूरी है कि क्या बच्चे को स्कूल जाने के बाद आने से बुखार तो नहीं हुआ, क्या बच्चा जब नीचे खेल रहा था उन दिनों में तो नहीं उसे बुखार हो रहा है, क्या कहीं कांटेक्ट की कोई हिस्ट्री तो नहीं मिल रही। तो ये सब चीजों के प्रति हमें तब सजग होना होगा और वही एडमिनिस्ट्रेशन को भी सजग होना होगा कि जब हम स्कूल खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, तो वो हमारे क्या राइडर्स होंगे जो हमें आगाह करेंगे कि अब हमें स्कूल बंद कर देना चाहिए, या हम क्या फ्रीक्वेंटली वहां पे एंटीजन टेस्टिंग करके ये चेक कर रहे हैं कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण फैल तो नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे एसिम्प्टोमेटिक जो है ज्यादा होते हैं और वो कैरियर हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन घर लेकर जा सकते हैं। तो हम क्या बहुत फ्रीक्वेंटली एंटीजन रैपिड टेस्टिंग वहां पर करें ताकि हम ये पता लगा सके कि किसी स्कूल में फैल तो नहीं रहा है, बच्चों में फैल तो नहीं रहा है। अभी मुझे लगता है स्कूल्स के लिए तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अभी जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक ये स्थिति रहने वाली है। लेकिन डॉक्टर एल.के. भारती, भारत जहां पर 33% बच्चों की आबादी है कुल आबादी में से, और जो एक नई रिपोर्ट है उस रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 5% से कम बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है, 2% बच्चों की मृत्यु दर हो सकती है, तो ये भी कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आंकड़न। हेलो जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले भी मैंने बोला कि बच्चों में बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं आता है
और हमें अभी कोविड से ज्यादा और जो सारी बीमारियां हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मौसम चेंज हो रहा है तो आजकल डायरिया, मलेरिया, डेंगू ये सारी बीमारियां भी आ रही हैं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमें तैयार रहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तैयार नहीं रहना, तैयारी तो करनी ही है हमें। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड वेव में इतना ज्यादा डेथ हुआ, इतनी मोर्टेलिटी हुई और इतने इन्फेक्शन हुए, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। लेकिन साथ में हमें ये नहीं भूलना है कि दूसरी बीमारी भी होती है। तैयारी को ध्यान में रखते हुए भी हमें जो है तो वैक्सीनेशन सबको जरूर कराना है जी। इस वैक्सीन के साथ साथ बच्चों में दूसरी वैक्सीन जो है, जो रूटीन वैक्सीनेशन है, जैसे टाइफाइड का वैक्सीन है, मलेरिया, चिकन पॉक्स का वैक्सीन है, मिजल्स का है, वो सारे वैक्सीन भी लगाने हैं साथ में। प्लस हमें एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा नैना जी, जो अगर किसी को बीमारी एक बार हो गया तो उस समय ये बीमारी ज्यादातर माइल्ड होता है, जैसा कि डाटा है और बताया गया है। लेकिन ये 4 से 6 सप्ताह के बाद ऐसा देखा गया है कि इसमें एक सीरियस जैसा बीमारी, इसको मिस्टी बोलते हैं, वो बीमारी हो सकता है। तो पेरेंट्स को रेड फ्लैग साइन जरूर बताना चाहिए हमें कि अगर बच्चे को एक बार बीमारी हुई और या घर में किसी को बीमारी हुई, वो बीमारी अगर है तो इसको 4 से 5 हफ्ते में अगर बच्चे में कोई साइन सिम्टम आता है, लगातार 3 दिन तक बुखार होता है, उल्टी होती है, दस्त होता है, कोई दाने होते हैं, तो उसको फौरन डॉक्टर से बात करना चाहिए, उसको एडमिट कराना चाहिए। ये एक मिस्टी हो सकता है जो कि इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है, तो इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, इसमें बच्चे को एडमिट कराना। हालांकि इसमें भी मोर्टेलिटी बहुत कम है, बहुत कम मोर्टेलिटी है इसमें भी। अगर जल्दी से जल्दी हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं, अगर हम ट्रीट करते हैं इसको मिस्टी को, तो इसमें हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, पेरेंट्स को हमें बताना पड़ेगा, पेरेंट्स का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर भारती, ये इंपॉर्टेंट बात बहुत आपने कही, लेकिन आपसे इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये भी बताइए कि किस एज ग्रुप के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा इसमें हो सकता है, क्योंकि अगर किसके जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं वो हम अगर देखें, जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खतरा किस एज क्राइटेरिया में होगा? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा नैना जी। देखिए, इसी के हिसाब से, सीवीआरटी के हिसाब से गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को तैयार किया कि सबसे पहले हम एल्डरली को वैक्सीन दिया, उसके बाद जो है हमने जो है तो 45 से लेकर करके 18 to 45 को बीच में वैक्सीन दिया। तो ये जो बीमारी है, जो कॉम्प्लिकेशन है कोरोना का, जिसको मिस्टी बोलते हैं, ये यूजुअली एडोलेसेंट एज ग्रुप में ज्यादा होता है। जैसा कि 10 ईयर से लेके 18 या 22 ईयर के एज ग्रुप में ये मिस्टी ज्यादा देखा गया है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होगी, अगर वैक्सीनेशन लगाना है तो हमें 10 साल से लेकर के 17 साल के बच्चे जो है उसको पहले वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें सीवियरिटी थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली जो ईयर। जी बिल्कुल, यानी कि ये अगर बच्चों में थोड़ी सी भी अगर परेशानी है तो उसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर एल के भारती ने बताया भी कि ये सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसे हम बहुत सामान्य मानते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, अभी तक हम देख रहे थे जैसे बच्चों के लिए ज़्यादा एहतियात बरती जा रही थी, खासतौर से फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव तक। हालांकि स्कूल बंद है, तमाम सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो उसी तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को बेतरतीब तरीके से लेकर ज़रूर जाते हैं। अब चूंकि ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी एक और सवाल का आप जवाब जरूर दें कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं पिछले समय के मुकाबले, और ये फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से भी कई परेशानियों का सामना उन बच्चों को जरूर करना पड़ रहा है, तो उसका भी किस तरह से अब इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वेव जो हम लोग डिफाइन करते हैं और फॉल एंड राइज ऑफ द केसेस के आधार पे करते हैं। अभी जो सिचुएशन है, जैसे डॉक्टर महेश्वरी ने भी बताया कि डिक्लाइन फेज पे है, बट वायरस कंटेन नहीं हुआ है या ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, तो थर्ड वेव तो आएगी। अब जो संभावनाएं जताई जा रही है कि बच्चों में ज्यादा होगा और बच्चे वल्नरेबल होंगे, उसकी एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि ऑल एज ग्रुप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड हुए, बच्चे थोड़े से कम इन्फेक्टेड हुए, तो वो एक वल्नरेबल ग्रुप बच गया है। और चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से नीचे का है, तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे।
और हमें बच्चों को अपने बचाना है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वीपन हमारे पास जो हथियार है वो वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीन आपके पास जितना जल्दी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए आएगा उतना ही आप बचा पाएंगे। जहां तक स्कूल खोलने की बात है, स्कूल तो 14-16 महीने से बंद है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो MIS है, मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जो है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जो है, उसकी जो रेट है वो 1000 में 1 बच्चों को होती है। एडोलेसेंट वालों को ज्यादा होती है, 10 से 18 साल के, बट उसमें मॉर्टिलिटी बड़ी हाई है और उसको ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अपने पीडियाट्रिक ICU को, हमारे पीडियाट्रिक वार्ड को तैयार करना पड़ेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन का बड़ा रोल होता है, वो अवेलेबल होना चाहिए। हमें पहले और दूसरे वेव से ये लर्निंग लेनी चाहिए कि जिस तरह से हम लोग रेमडेसिविर के लिए और तमाम दवाइयों के लिए भागते रहे, वैसी स्थिति न आए। दूसरी चीज कि जो बच्चे सिक होंगे उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। पीडियाट्रिक ट्यूब से लेके पीडियाट्रिक वेंटिलेटर डिफरेंट है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और एक प्रश्न जो आपने पूछा था कि बच्चों को बचाया कैसे जाए, तो मैंने तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेज किया है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज कि उनको थोड़ा सा देखिए, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी ये दोनों जो है एक रिस्क फैक्टर है। और मालन्यूट्रिशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होगा बच्चों में हाई मोर्टिलिटी के। तो अगर घर बैठे बैठे बच्चा ओबीज हो रहा है, मोटा हो रहा है, तब भी चांसेस ऑफ जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है उसका बहुत ज्यादा होगा और मोर्टिलिटी भी ज्यादा होगी। और ऐसी जो कोमॉर्बिडिटी वाले बच्चे हैं जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको तो आपको खास करके इन्फेक्शन से बचाना होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। 5 साल से ऊपर के बच्चे मास्क यूज कर सकते हैं, उसको अननेसेसरली एक्सपोज नहीं करना है। जैसे घर में अगर गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो उनके सामने आने से उनको बाहरी लोगों से भी मिलने जुलने को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम चारों तरफ से एक महामारी से अगर ग्रसित हैं, अगर हम उसको फेस कर रहे हैं और आने वाला खतरा अगर हमें पता है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर भारती अभी तो बहुत पर्याप्त समय है तैयारी का भी, चाहे पेरेंट्स हो या डॉक्टर्स हो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये कहा भी जाता रहा है कि तीसरी वेव बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाती है। लेकिन अभी भी वही सवाल ये कि जब बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं आते और इसी की वजह से कई और बीमारियां भी उनके चारों तरफ उनको घर कर लेती हैं, तो क्या ये रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है उनके लिए भी, कोविड के साथ साथ अन्य परेशानियां, अन्य बीमारियों के लिए भी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बच्चों में कोमॉर्बिड कंडीशन होगा, जैसा कि डॉक्टर मनोज ने भी कहा कि अगर बच्चे में डायबिटीज, ऐसा नहीं कि बच्चे में डायबिटीज नहीं होता है, बच्चे में डायबिटीज रहता है। आजकल बच्चे घर में रह रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनका, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है और प्लस मेंटल टेंशन भी हो रहा है बच्चे को, बच्चे अपने दोस्त से नहीं मिल रहे हैं। सो हमें ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें बच्चे बंद करके बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस डाइट देना पड़ेगा, प्रॉपर उसको स्लीप हो वो देखना पड़ेगा और एक्सरसाइज कराना पड़ेगा बच्चे को, सो दैट कि हमें कोमॉर्बिड कंडीशन जो भी है उससे किसी तरह से बच्चे को बचाएं, सो दैट कि अगर बच्चे में इन्फेक्शन होता भी है तो उसमें वो सीरियस बीमारी ना हो जिससे कि उस बच्चे को एडमिट करने की जरूरत पड़े। मिस्सी होता है, मिस्सी हो रहा है बच्चे में, देखिए 5% बच्चे में मिस्सी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिस्सी में अगर प्रीवियस डाटा हम देखें तो मोर्टेलिटी बहुत कम है मिस्सी में, मोर्टेलिटी उसी में है जिसको कि हम बहुत बाद में उसको डायग्नोज किए। सो अगेन आई विल रिटेरिएट कि अगर बच्चे में हम पेरेंट्स को हम रेड फ्लैग साइन के बारे में जरूर बताएं कि अगर किसी के घर में कोरोना हुआ है तो बच्चे ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं, बच्चे में कोई सिम्टम नहीं होगा आपको, लेकिन 3 से 4 हफ्ते में अगर बच्चे में बहुत हाई ग्रेड फीवर 3 दिन से हो गया, पेट में दर्द हो गया बहुत ज्यादा, दस्त और उल्टी हो गया, जी डॉक्टर भारती, ठीक है, दाने हो गए, लाल हो गया, आंख लाल हो गया, तो ये एक साइन है जो कि मिस्सी हो सकता है। तो ये चीज हमें पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतने अच्छे से सभी दर्शकों को बताया भी है कि किस तरह के सिम्टम्स अगर उनके बच्चों में उन्हें नजर आते हैं तो क्या सही समय है डॉक्टर से कंसल्ट करने का। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर LK भारती, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। और लेकिन अभी भी बार बार ये कहा जा रहा है कि सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही
ही आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी घातक बन सकती है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद क्या आरओ का पानी कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर रहा है, देखिए आज शाम 6:28 पर।